हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कहने का मतलब कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तो प्लेस करने के बाद उसके पास कुछ एनर्जी होती है जो हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आखिर वो एनर्जी किस फॉर्म में कैसे आता है उसके बारे में हम पूरा समझेंगे इस लेक्चर में। तो हम डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करने से पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे थोड़ा वापस आते हैं, जो तुम 11th में अच्छे से पढ़े होगे, नहीं भी पढ़े हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उस पोटेंशियल एनर्जी को याद दिलाते हैं क्योंकि उसी का सिमिलर कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी में करने वाले हैं। तो सपोज अर्थ सरफेस से एक डेफिनेट हाइट h1 पे m मास का ऑब्जेक्ट है, तो सब लोग ये पढ़े होंगे कि h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा होता है, तो mgh ज़्यादा होता है। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट को h1 हाइट पे होल्ड किए हुए हैं अर्थ सरफेस पे, तो उस हाइट पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी mgh1 है। तो उस टाइम पे जब हम उसको h1 हाइट पे होल्ड किए हुए हैं तो डेफिनेट है उस हाइट पे अर्थ ग्रेविटी, इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम उस ऑब्जेक्ट को h1 हाइट से h2 हाइट तक ले जाएं, इंक्रीज करके ले जाएं, तो जैसे ही हम h1 हाइट से h2 हाइट तक ले जाते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है कि जो h1 हाइट पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा था उसके अगेंस्ट में अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स अप्लाई करेंगे ताकि वो h2 हाइट तक पहुंच जाए, तो वो स्लोली ले जाना है, ऐसा नहीं है कि एकाएक ले जाएंगे। स्लोली मतलब विदाउट एक्सेलरेशन। तो अगर हम उसको स्लोली ले जाएंगे h2 हाइट पे तो mg फोर्स अप्लाई करेंगे, और उस mg फोर्स के कारण से उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, तो फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट मतलब h2 माइनस h1। तो अब जो वर्क डन होगा h1 हाइट से h2 हाइट तक ले जाने में वर्क डन कितना होगा, तो mg इंटू हाइट बिटवीन h1 एंड h2। तो h1 एंड h2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा h2 माइनस h1। तो इट मीन्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम h1 हाइट टू h2 हाइट इज इक्वल टू mg इंटू h2 माइनस h1। ये सब लोग समझ सकते हो। अब अगर हम सिंपल कंसीडर करें कि h1 से h2 ले जाने में उसका पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ा होगा, क्योंकि हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करता है। तो h1 हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी हम कंसीडर करते हैं अर्थ सरफेस के कंपैरिजन में, ये कंपैरिजन वर्ड 11th में पढ़े हो, क्योंकि अर्थ सरफेस पे रियली में पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होता। अर्थ सरफेस और h किसी भी हाइट h के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है mgh। लेकिन हम अगर अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसीडर करें, सेलेक्ट करें, जीरो होता नहीं है, अगर हम जीरो सेलेक्ट करें तब एग्जैक्टली h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh कंसीडर करते हैं। तो हम उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो h1 हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh1 है, हम उस पे फोर्स अप्लाई करके h2 हाइट पे ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh2। तो इसका मतलब व्हाट इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी in moving that object from the h1 height to h2 height, that will be mgh2 minus mgh1, that is equal to mg into h2 minus h1। तो ये समझ सकते हो कि जो वर्क डन हुआ h1 हाइट से h2 हाइट तक ले जाने में वो हुआ mg into h2 minus h1, और जिस अमाउंट से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा वो भी हुआ mg into h2 minus h1। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ले जाते हैं, एक हाइट से दूसरे हाइट पे ले जाते हैं, तो उसको ले जाने में जितना वर्क डन होता है वही वर्क डन उसके पोटेंशियल एनर्जी में कंजर्व हो जाता है, या बोल सकते हो कि जितना वर्क डन करते हैं उतने ही अमाउंट से उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। हम ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी पढ़ेंगे, तो कॉन्सेंट्रेट करना ये कैसे डायग्राम के साथ डिस्कस करना है। सपोज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डाइपोल है, माइनस क्यू एंड दिस इज क्यू। डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है तो ये P है, और ये एंगल
थीटा है। तो इस टाइम पे इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क कितना होता है, P क्रॉस E। ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में ये प्रूफ कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये होता है PE साइन थीटा। तो थीटा एंगल पे इस पे जो टॉर्क लग रहा है PE साइन थीटा लग रहा है। तो अब इस टॉर्क की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करता है, मतलब अलाइन होना चाहता है। तो अब इस थीटा पे एग्जैक्टली जो टॉर्क है वो P साइन थीटा है। तो अगर हम इसको थीटा से जस्ट नेक्स्ट डी थीटा रोटेशन, मतलब मूव करके ले जाना चाहें थीटा से डी थीटा रोटेशन के लिए, तो फॉर वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू डू द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw, एंड दैट इज what? It means a small amount of work done in moving that dipole from theta to theta plus d theta। मतलब थीटा पोजीशन पे है, इसको थीटा से अगेन d थीटा अमाउंट ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस करना है। तो जैसे हम h1 से h2 हाइट तक ले गए, तो h1 से स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल h में ले जाने में जो वर्क डन होता वो सिंपल हम लिखते mg इंटू डेल h, समझ सकते हो, फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब उसी तरह से हम इसमें थीटा से डी थीटा डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट प्रोड्यूस करने में जो वर्क डन करेंगे वो वर्क डन होगा दैट इज टॉर्क इनटू डी थीटा। क्योंकि पता हो अगर रोटेशन में वर्क डन होता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू टॉर्क होता है, और अगर लीनियर मोशन में वर्क डन होता है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स होता है। एनालॉगस बिहेवियर पे 11th में इसका सब लोग डीपली स्टडी किए होंगे। तो अब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की बात करें, मतलब अगर हम थीटा पोजीशन से उसको डी थीटा फर्दर रोटेट करें तो जो वर्क डन करना होगा वो वर्क डन टाउ इनटू डी थीटा करना होगा। तो थीटा पोजीशन पे जो टॉर्क लग रहा है वो PE साइन थीटा है, इट मींस PE साइन थीटा डी थीटा। अब अगर सोचो इस डाइपोल के को अगर हम थीटा 1 पोजीशन से थीटा 2 पोजीशन पे ले जाए, जैसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड में एक ऑब्जेक्ट को h1 हाइट से h2 हाइट पर ले गए थे, तो अब इसी डाइपोल को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ले जाएं, मतलब इनिशियल सपोज वो थीटा 1 पोजीशन पे था, अगर उसको थीटा 2 पोजीशन पे ले जाएं तो वर्क डन कितना होगा, तो वो डेफिनेट है। वर्क डन टोटल फाइंड करने के लिए हम इस अमाउंट को इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन कहां से कहां तक, तो इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल हम थीटा 1 कंसीडर करें, फाइनल थीटा 2 कंसीडर करें। अगर इसी को हम ग्रेविटेशन में कंसीडर करते तो h1 से h2 हाइट तक ले जाने में कितना वर्क डन होता, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन mg डेल h हो जाता, और mg dh और mg डेल h जो भी बोल लो, और फिर उसके बाद उसी अमाउंट को इंटीग्रेट कर देते कहां से कहां तक, तो हम डेफिनेट इंटीग्रेट करते h1 से h2 तक, क्योंकि लोअर h1 से h2 तक ले जाना है। तो वहां से जो कैलकुलेट होके आ जाता सेम उसी तरह से हम यहां पे भी फाइंड करने वाले हैं। इट मींस what will be the total amount of work done in rotating the dipole from theta 1 position to theta 2 position। स्टेटमेंट लिखते हैं, now total work done in rotating the dipole from theta 1 to theta 2, that is equal to integration of this term, P is a constant term, then PE outside integration of sin theta d theta from theta 1 to theta 2, that is equal to PE integration of sin theta is minus cos theta, lower limit theta 1 and theta 2, just solve this, we will get minus PE into cos theta 2 minus cos theta 1। तो this is the amount of work done। अब ये जो amount of work done हुआ तो डेफिनेट है थीटा 1 पोजीशन पे से थीटा 2 पोजीशन पे ले जाने में जो वर्क डन हुआ, तो अब ये वर्क डन डेफिनेट लॉस तो होने नहीं वाला, एंड दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज सेव्ड एज और द कंजर्व्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। अब यही जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में कंजर्व हो जाता है। इट मींस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल बोल सकते हो। अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल एग्जैक्टली तो नहीं बोला जा सकता, बोल सकते हो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल व्हेन इट इज रोटेटेड फ्रॉम द थीटा 1 पोजीशन टू थीटा 1 पोजीशन, थीटा 2 पोजीशन। सो फाइनली द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी PE potential energy in rotating the dipole
कई बार तुमको बुक वगैरह पढ़ो तो तुमको मिलेगा एग्जैक्टली द पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम θ1 to θ2 इज इक्वल टू माइनस Pe cos θ2 माइनस cos θ1। तो ये हम माइंड में रखेंगे। इट मीन जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा θ1 से θ2 पोजीशन तक ले जाने में इतना होगा। तो हम इसका एक स्पेशल वर्जन देखते हैं। आगे हम अभी बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि बस ये खत्म हो गया। मेन इसके कॉन्सेप्ट में समझना है कि एक पार्टिकुलर एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं। तो ये तो हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम θ1 टू θ2। अब सपोज इनिशियली स्पेशल केस में हम बात करेंगे, फर्स्ट वन ले लेते हैं। इफ θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, इनिशियली सपोज डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो θ1 0 डिग्री ले लें। अब उसको रोटेट करके किसी थीटा एंगल पे ले जाते हैं, इट मींस θ2 टू θ। तो सपोज यहां से क्वेश्चन क्या है, what will be the change in potential energy of the electric dipole when dipole is rotated from the θ1 is equal to 0 degree to θ is equal to suppose some 30 degree 60 degree। तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे इनिशियल θ1 का वैल्यू 0 पुट कर लेंगे और θ2 का वैल्यू जहां पे भी ले जाना चाहते हैं, हम यहाँ पे जनरल ले रहे हैं तो θ पुट कर लें। तो क्या आएगा, तो इट मींस पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन potential energy is equal to minus Pe into cos theta minus cos 0। तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इट मींस दिस इज इक्वल टू माइनस Pe into cos theta minus 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया कि 0 से ले जाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा। अब अगर ये सोचो कि θ1 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि ये जो टर्म cos थीटा का है, cos थीटा कंसिस्टिंग है, तो cos का वैल्यू 0 कहां पे होता है, तो cos का वैल्यू होता है 0 90 डिग्री पे। इसका मतलब अगर हम थीटा का वैल्यू इनिशियली 90 डिग्री रख लें, तो वो जो पोजीशन होगा वो जीरो पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन होगा। तो सोचो अगर हम इनिशियली θ1 का वैल्यू 90 डिग्री रख लें, तो उस पोजीशन पे cos 0 होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम पे 0 होगा। तो अगर हम 90 डिग्री के पोजीशन से अब फर्दर किसी दूसरे एंगल थीटा पे ले जाएं, तो वहां पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली सिंपल बोल सकते हैं कि उसी एंगल का अपना पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 था। तो अब 90 से किसी दूसरे पोजीशन पे ले जाएंगे तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन एग्जैक्टली क्या होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो θ1 पे तो 0 था, तो मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल एट दैट फाइनल एंगल θ2 इज इक्वल टू θ। इसका मतलब हम θ1 को 90 डिग्री करेंगे और θ2 को θ रख लेंगे, तो वहां से जो वर्क डन इट मींस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिलेगा, वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उस डाइपोल का थीटा पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा। हम लिख के एक्सप्लेन करते हैं। अब उसके बाद ये तो हमको मिल गया जनरल माइनस P cos θ2 माइनस θ1। सेकंड स्पेशल केस में देखें, इफ θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री पे जो कॉस कंसिस्टिंग टर्म है वो 0 होता है। तो डेफिनेट है ये जो θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, दिस इज द पोजीशन फॉर जीरो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस दिस इज द पोजीशन फॉर जीरो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये 0 होता है एंड θ2 इज इक्वल टू θ। तो अब जीरो पोटेंशियल एनर्जी के पोजीशन से थीटा पे ले जाएं, तो अब यहां से जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस Pe cos θ माइनस θ1 का वैल्यू, इट मींस θ2 θ ले लिए और θ1 का वैल्यू 90, इट मींस cos 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इट मींस माइनस Pe cos θ। तो अब ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली थीटा
डिग्री पे, थीटा एंगल पे इस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि इनिशियल जब जीरो था तो जीरो से उसको थीटा पे ले जाने में जो वर्क डन हुआ वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। लेकिन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब जीरो था तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली इस डाइपोल का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी होगा। सो फाइनली वी कैन से दैट, ये हम मिटा दे रहे हैं यहां पे, अब समझ लो थीटा एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एट एंगल थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई cos theta is equal to, it means u is equal to minus p dot e। cos theta है तो डेफिनेट है डॉट प्रोडक्ट के टर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये समझो कि अगर कोई भी डाइपोल का एक पार्टिकुलर एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगा तो उसके लिए मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हम उस डाइपोल को इनिशियली ऐसे पोजीशन पे रखेंगे जहां उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, तो वो पोजीशन है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब उसको 90 डिग्री से किसी भी दूसरे एंगल पे ले जाएंगे तो जो दूसरा वाला एंगल होगा उस एंगल पे उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वही पोटेंशियल एनर्जी को हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सोचो, अगर ग्रेविटेशन में पढ़े होगे डिटेल में तो ये पता हो कि अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होता, लेकिन अगर हम उस सरफेस को ऐसा मान लें कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो जीरो इट मींस अर्थ सरफेस से एच हाइट तक ले जाने में जो वर्क डन करना होता है वो वर्क डन एग्जैक्टली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, क्योंकि उस पर अगर जीरो है और एच हाइट पे mgh हो गया पोटेंशियल एनर्जी, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया फाइनल mgh माइनस इनिशियल जीरो, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ एग्जैक्टली mgh वो किस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, तो h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। मतलब अगर इनिशियल रेफरेंस पॉइंट जो है हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी का सेलेक्ट करें तो जो फाइनल मिलता है वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। यही कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन में भी यूज होता है और यहां पे भी यूज हुआ। मतलब ये मत समझना कि थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री इज द पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी, एग्जैक्टली थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इज द पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये हमेशा माइंड में रखोगे। अगर किसी भी एक एंगल पे थीटा एंगल पे बोला जाए कि डाइपोल को का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हम इस फार्मूले से पता करेंगे, इस फार्मूले से पता करेंगे, उसमें ये फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। ये कब यूज करना है, अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज रोटेटेड फ्रॉम सम इनिशियल एंगल टू फाइनल एंगल, ये यूज करेंगे। लेकिन एक एंगल पे फाइंड करना हो पोटेंशियल एनर्जी, हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो ये था तुम्हारा कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो फर्स्ट चैप्टर का थियोरेटिकल सेक्शन यहीं पे कंप्लीट होता है। लेकिन बता दें ये थियोरेटिकल सेक्शन है, जब तक हम प्रॉब्लम्स नहीं देखेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। तो ये बता दें जो भी 12th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसका टारगेट है मेन 12th बोर्ड का प्रिपरेशन करना, या फिर जिसका टारगेट है जी का प्रिपरेशन करना, नीट का प्रिपरेशन करना, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन तो बनाओगे ही बनाओगे, पक्का बनाओगे। लेकिन उसके बाद क्या बनाना है अब ये डिपेंड करता है कि उसके अलावा तुम्हारा एम क्या है। मतलब ये तो सबके लिए बनाना है, लेकिन जिसको उसके बाद में मतलब नीट की एग्ज़ाम नहीं देनी है, फिर आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम नहीं देना है, उनको अगर नहीं देना है तो तुम एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बना लेते हो, फिर प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो, या फिर कोई सैम्पल पेपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो फिजिक्स के, तो वो सफिशिएंट होता है। लेकिन जिसको नीट की प्रिपरेशन करनी है, जिसको आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करनी है, उसके अलावा उनको और भी कुछ प्रॉब्लम्स बनाने होंगे अलग अलग बुक्स के। इसके लिए एचसी वर्मा से डिफरेंट है प्रॉब्लम्स बनाओगे, वो बहुत अच्छी बुक है और वो मस्ट पढ़ना ही पढ़ना है जिसको जेईई का प्रिपरेशन करना है। उसके अलावा जिसको आईआईटी जी के मतलब एडवांस लेवल पे जाना है, मतलब बहुत
हाई लेवल में, इट मीन्स ताकि तुम्हारा एडवांस लेवल तक का प्रिपरेशन सफिशियंट हो, उसके लिए तुमको फिजिक्स में BM शर्मा की बुक फॉलो करनी होगी। और ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के लिए तुम लोग DC पांडे को भी प्रेफर कर सकते हो। तो इन सारे बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। लेकिन हम आगे आने वाले लेक्चर्स में NCERT के सारे क्वेश्चन, एक और बुक होता है NCERT एग्जाम्पलर, उसमें भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस होते हैं, हम वो भी क्लास में डिस्कस कर देंगे ताकि जो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का, चार्ज का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और सारे चैप्टर्स में हम ये काम करेंगे, लेकिन सारे प्रॉब्लम, सारे बुक के क्वेश्चन नहीं किए जा सकते। ये तुम्हारा काम होगा कि उन सारे बुक्स से थ्योरेटिकल स्टडी करना, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, और डाउट होगा तो फिर हमसे शेयर करो, हम वो डिस्कस करेंगे लेक्चर्स में। तो अब हम NCERT के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और शुरुआत है तो कभी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है कि वो कौन सा प्रॉब्लम किस बुक से फॉलो करें, उठाएं और कॉम्प्लिकेटेड बुक उठा करके पढ़ने लगे। ये एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस है अभी तुम्हारे लिए। तो अभी सिंपल वन से कोशिश पढ़ो पहले, मतलब पहले NCERT के सारे क्वेश्चंस कर लेना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जाओ तो DC पांडे के क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। उसके अलावा फिर HC वर्मा फिर बना सकते हो, फिर टाइम है BM शर्मा बना सकते हो। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने लगो तो टाइम तुम्हारे पास कम है और सारे सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, इसलिए मुश्किल भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले NCERT पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उसके बाद ही किसी भी दूसरे बुक पे जाएंगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम NCERT का डाइपोल पे बेस्ड 2 प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला प्रॉब्लम लेते हैं। जस्ट डायग्राम में ही हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। AB एक डाइपोल है, -10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम। अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन 5 मिलीमीटर दिया गया है, और क्या फाइंड करना है, O पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, और Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो अब एग्जैक्टली अगर हम बात करें जिस पॉइंट पे, मतलब P एक्सियल लाइन पे है, तो P O से जितने डिस्टेंस पे हो 15 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 5 मिलीमीटर को इग्नोर किया जा सकता है। मतलब एक्सियल लाइन पे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैलकुलेट किए हैं वो यूज कर सकते हैं, और उसका जो स्पेशल वर्जन है, व्हेन R इज ग्रेटर देन द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, वो कॉन्सेप्ट यूज करें तो यहां पे जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू, एक्सिस पे जो था, दैट इज इक्वल टू 2P डिवाइडेड बाय, इट मींस 2kP डिवाइडेड बाय RQ। तो हम ये यूज कर सकते हैं। P इज द डाइपोल मोमेंट, वो तुम समझ सकते हो। Q इंटू 2A, इट मींस Q इंटू 5 मिलीमीटर, उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हो। जस्ट हम फार्मूला बता रहे हैं, क्योंकि सारे वैल्यू पुट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। P इज इक्वल टू Q इंटू 2A होता है, और यहाँ पे Q का वैल्यू 10 माइक्रोकूलम, इट मींस 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम यूज करना होगा, और 2A का वैल्यू 5 मिलीमीटर, इट मींस 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर यूज करना होगा। तो इस फार्मूले से P पॉइंट पे मिल जाएगा। अगर हम बात करें Q पॉइंट, तो ये तो इक्वेटोरियल पे है 15 सेंटीमीटर, तो यहां से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट मींस इस साइड में होगा, तो यहां से E का वैल्यू, E एट Q, तो दैट इज इक्वल टू, अगर हम बात करें सॉरी इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे क्या होता है, ये 2 नहीं होता, इट मींस KP डिवाइडेड बाय RQ, और यहां से K का वैल्यू जस्ट समझ रहे हो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, P का वैल्यू अगेन Q इंटू 2A, और R यहाँ पे भी 15 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे भी R 15 सेंटीमीटर था। तो हम इन दोनों पे जस्ट एक्सियल वाला फार्मूला और इक्वेटोरियल वाला फार्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं इस पॉइंट पे, इट मींस O पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये दोनों सेम डिस्टेंस पे है। तो सोचो, इसके कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तो +1 कूलम चार्ज प्लेस करते हैं, तो इस निगेटिव के कारण यहाँ पे जो होगा वो अट्रैक्टिव, इट मींस इधर की तरफ होगा। अब यहाँ पे इस पॉजिटिव के कारण इधर की तरफ होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगा। इट मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू द डाइपोल इज अलोंग द BA की तरफ होगा। तो अब इन दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करें कि वो कितना होगा, तो वो यहां से तुम देख सकते हो कि क्या आएगा, समझना, KQ, इट मींस K इंटू Q, इट मींस 10 माइक्रोकूलम, KQ डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस R, दिस डिस्टेंस स्क्वायर,
मतलब 5/2 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। ये तो आ गया एक क्वांटिटी, और दूसरे के लिए क्या करोगे, जस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये जो आएगा वो O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से जस्ट फार्मूले बेस्ड था, और बोल सकते हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके हम इन तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे तो मेन एग्जैक्टली फार्मूले से हम फाइंड कर लिए, और फार्मूला आया कैसे था हम ये डेरिवेशन में देखे हैं कि वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके ही आता है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन तुम लोग कर सकते हो, हम बस फार्मूला लिख दिए हैं। अब आते हैं सेकंड, ये एनसीईआरटी के में ही मिलेगा तुमको क्वेश्चन। बस डाइपोल पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बहुत सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में सारे प्रॉब्लम्स जो एक्सरसाइज में भी हैं वो सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो अभी जो एग्जांपल्स में है डाइपोल पे बेस्ड है वो हम डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर में। तो यहाँ पे दो डाइपोल दिया गया है, डायग्राम में दिख रहा होगा। एक डाइपोल है AB और दूसरा डाइपोल है CD। डाइपोल AB में यहाँ B पे -q है, A पे +q है, तो इसका डाइपोल मोमेंट P y पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन की तरफ है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो दिया गया है 120 डिग्री। अब फाइंड क्या करना है कि इसका नेट इट मींस रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा ये जानना है। तो इसका डाइपोल मोमेंट AB का P है और CD का भी P है, और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो जस्ट हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से अगर हम फाइंड करने का सोचें, तो पैरेललोग्राम लॉ से अगर हम फाइंड करेंगे तो यहां से ये जो है वो रिजल्टेंट मिलेगा, ये हम इसको R नाम रखा है रिजल्टेंट को। तो अब डेफिनेट है दो डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P और P है, और उन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो हम यहां से वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। इट मींस R का मैग्नीट्यूड की बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर इंटू कॉस 120 डिग्री, और cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है। इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर इंटू -1/2 2 कैंसिल, इट मींस दैट विल बी P। मतलब इसका भी वैल्यू कितना रहेगा, P ही रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि एंगल x एक्सिस से कितना एंगल बनेगा, तो अगर 120 है तो ये बीच में बनेगा, तो डेफिनेट है ये एंगल 60 डिग्री, तो x एक्सिस से जो एंगल है 30 डिग्री है। मतलब रिजल्टेंट जो P है वो x एक्सिस से 30 डिग्री पे है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। तो अब सोचो AB और CD दोनों डाइपोल मिलकर के एक डाइपोल बनाया जिसका डाइपोल मोमेंट x एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पे है, जिसका मैग्नीट्यूड P है। तो नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड करना था, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट वो P होगा, और वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो x एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री के एंगल पे। तो फर्स्ट डाइपोल मोमेंट मिल गया, P होगा मैग्नीट्यूड, और उसका एंगल कितना होगा, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अब बात करते हैं कि अब ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन से ये एक डाइपोल मिल गया, अब ये जो डाइपोल है वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, PE sin थीटा। तो यहां पे P इट मींस जो रिजल्टेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड P है और E है। अब थीटा कितना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस की तरफ, और ये जो नेट डाइपोल मिला है वो x एक्सिस इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री पे है, इट मींस sin 30 डिग्री। तो फाइनली जो टॉर्क आ जाएगा PE डिवाइडेड बाई 2, तो ये टॉर्क का वैल्यू हो गया। तो इस तरह से हम क्या देखें कि दो डाइपोल मिलकर के एक रिजल्टेंट डाइपोल बनाया जिसका डाइपोल मोमेंट P हो गया, और वो x एक्सिस इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री के एंगल पे है। तो अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होने के कारण वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, तो P/2 टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो ये था तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल पे बेस्ड सिंपल प्रॉब्लम। इसको सिंपल ही बोलेंगे क्योंकि आगे हम बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर, 1-2 लेक्चर में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे सारे। एडिशनल वाले पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स जो एनसीईआरटी को अगर हम समझें तो इलेक्ट्रोस्टैट्स को 2 सेक्शन में बांट दिया गया है। एक तो है तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड जो हम यहाँ तक डिस्कस कर रहे थे, और इसके बाद जो है पोटेंशियल एंड फ्लक्स में है, कैपेसिटेंस, वो सब एक ही साथ मिला करके एग्जैक्टली दिया गया है। तो अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे
वो तो नेक्स्ट चैप्टर में होगा, लेकिन वो पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स का ही सेक्शन है। जो फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ोगे उसको सेकंड नहीं समझ आएगा, लेकिन सेकंड स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम प्लीज खुद से भी सब लोग सॉल्व करो। वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन खुद से सॉल्व करो तो थोड़ा बेटर होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। उसमें जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं होते, मैक्सिमम जो हैं वो प्रॉब्लम्स में न्यूमेरिकल ही देखेंगे। अभी एडिशनल वाला नहीं बनाओगे, एडिशनल एक्सरसाइज होता है वो थोड़ा हायर थिंकिंग स्किल के होते हैं, थोड़ा उसका डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है। वो बनाने के लिए बस तुमको इलेक्ट्रोस्टैट्स पूरा पढ़ के वापस फर्स्ट एक्सरसाइज का जो तुमको फर्स्ट चैप्टर का जो एडिशनल एक्सरसाइज है वो बनाओगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स के साथ।